दोस्तों आप सभी के लिए लीगल साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि क्या है रेजुलेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स अभिप्रेरकों के संघर्ष का समाधान। इसे हम लोग क्या समझते हैं वो देखते हैं। जब किसी व्यक्तियों में या दो से अधिक परस्पर विरोधी अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होने लगता है तो वह अपने आप में तनाव महसूस करता है। क्या महसूस करता है? तो तनाव महसूस करता है और शीघ्र ही अपने आप को वह उस तनाव से छुटकारा दिलाना चाहता है। समाधान की बात किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे तनाव से छुटकारा दिलाना चाहता है। फलस्वरूप वह इस संघर्ष का समाधान जल्द से जल्द चाहता है। सामान्यतः अभिप्रेरक के संघर्ष का समाधान निम्नलिखित दो ढंग से किया गया है। कितने ढंग से? तो दो ढंग से किया गया है। पहला कौन से है? तो संघर्षों का चेतन समाधान। तो हम लोग देखेंगे कि संघर्षों का चेतन समाधान आखिर है क्या। अभिप्रेरक का संघर्ष साधारण या जटिल दोनों प्रकार का होता है। जब अभिप्रेरकों का संघर्ष साधारण होता है तो व्यक्ति सोच समझकर एक विशेष निर्णय लेता है और उसे संघर्ष का समाधान करता है या किया जा सकता है। इस तरह के संघर्ष में समाधान को चेतन समाधान कहा जाता है। एक उदाहरण ले लीजिए हम लोग। इस तरह के संघर्ष के समाधान को चाहता है और इस तरह के कलमों को देखकर उसके मन में संघर्ष होने लगता है कि किस कलम को खरीदे। थोड़ी देर के लिए वह सोचता है, समझने के बाद छात्र किसी एक कलम को उसके रंग या उपयोग या मूल्य को देखते हुए खरीद लेता है। इस तरह का समाधान संघर्ष का चेतन समाधान का एक उदाहरण है। इसके अंतर्गत भी जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। संघर्ष के चेतन के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। अभिप्रेरकों के संघर्ष का समाधान कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। कौन कौन से हैं? तो संघर्षों का चेतन समाधान और एक संघर्ष का या संघर्षों का अचेतन समाधान। तो हम लोग संघर्ष का चेतन के बारे में, उसके समाधान के बारे में कुछ डिफिनेशन देखें। उसके आगे तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हम उनको देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? तो परस्पर विरोध अभिप्रेरकों के गुण दोष का विचार विमर्श करना। इसमें क्या कहा जा रहा है तो वे देखेंगे। जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी अभिप्रेरक व्यक्ति के मन में या संघर्ष उत्पन्न करता है कि व्यक्ति तुरंत ही उसका समाधान करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह अभिप्रेरक के गुण दोष पर सोचना प्रारंभ कर देता है। इससे सब की तुलना वह करता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है कि उसमें से कौन से अभिप्रेरक या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऊपर के उदाहरण जैसे कि कहा गया, एक कोई उद्दीपक है जो कि एक दुकान में पहुंचता है, वो कोई बुक ले ले या फिर कोई पेन ले ले को खरीदने जाता है तो वो सोचता है कि कौन सा पेन या कॉपी या बुक अच्छा है। आगे उसको चला कर देखता है, उसके रंग को देखता है, उसके बाद वो उस डिसीजन पर पहुंचता है कि कौन सा चीज़ कब क्या कैसे लिया जाए और कौन सा बेहतर होगा। ये ऊपर के उदाहरण में बताया गया था जो कि संघर्ष का चेतन समाधान था या है। इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। लड़की शादी करने तथा नौकरी छोड़ने के पक्ष विपक्ष में तर्क करेगी। क्या अभी उसके लिए शादी आवश्यक है या रुपया पैसा कमाना आवश्यक है? क्या रुपया पैसा के अभाव में शादीशुदा जीवन व्यतीत करने में कठिनाई होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ये दोष और गुण की बात किया जा रहा है। शादी के बाद पति कोई अपने घर पर रहने के लिए कहा जाए इत्यादि। इस तरह का जो आवश्यकता है या अवस्था में भिन्न भिन्न अभिप्रेरकों के दोष और गुण को विचार विमर्श के प्रारंभ होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो परस्पर विरोध अभिप्रेरक के गुण दोष का विचार विमर्श करते हैं। आते इसके नेक्स्ट पॉइंट पे वो क्या है? किसी निर्णय पर पहुंचना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रत्येक परस्पर विरोधी अभिप्रेरक के दोष गुण अच्छाई बुराई या विचार विमर्श कर लेते हैं। बाद व्यक्ति कभी या किसी निर्णय पर पहुंचता है। वह किसी विशेष अभिप्रेरकों के पक्ष में निर्णय लेकर संघर्ष का समाधान कर लेता है। कभी कभी इस अवस्था में निर्णय करना कठिन भी हो जाता है। चाहे निर्णय करना कठिन हो या आसान, व्यक्ति को एक निश्चित निष्कर्ष पर या निर्णय पर पहुंचना पड़ता है। अपने संघर्षों तथा तनाव को कम करना ही रहता है। लड़की अंत में यह निर्णय लेती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी, योग्यता, साथ ही साथ उसकी संरक्षण भी मिलेगा। लेकिन ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आगे इंसान अगर कुछ कर लेता है तो आगे उसे जॉब मिल रहा है तो जॉब कर लेना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दृढ़ निश्चय करना। मात्र किसी निर्णय पर पहुंचे जाने से अभिप्रेरकों के संघर्ष का समाधान नहीं हो जाता है, बल्कि निर्णय करने के बाद व्यक्ति पुनः इस बात पर भी विचार करता है कि कहीं उसके द्वारा लिए गए निर्णय गलत तो नहीं। एक बार पुनः सोच विचार कर लेने से उसके द्वारा लिए गए निर्णय में पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न हो जाता है। फलतः वह उसी के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। इस पूरी प्रक्रियाओं में दृढ़ निश्चय करने की संज्ञा दी जाती है। अब आते हैं हम लोग संघर्ष का अचेतन समाधान। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। अभिप्रेरक के बीच विभिन्न प्रकार के हुए संघर्षों का अचेतन समाधान भी होता है। खासकर जब संघर्ष काफी जटिल होता है तो व्यक्ति उसका चेतन समाधान तो नहीं कर पाता, अर्थात व्यक्ति के लिए भिन्न अभिप्रेरक पर विचार विमर्श करते हुए उसके लिए किसी निर्णय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह अभिप्रेरकों के संघर्ष का अचेतन समाधान करता है। इस तरह के समाधान पर मनोविश्लेषकों विशेषकर फ्राइड ने अधिक बल डाला है। अचेतन समाधान से तात्पर्य अभिप्रेरकों के संघर्ष का एक ऐसा समाधान है जो अपने आप से ही अचेतन मन द्वारा हो जाता है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी ओर से सचेत होकर प्रयास नहीं करना पड़ता है। अभिप्रेरक के संघर्ष का अचेतन समाधान में कुछ प्रमुख तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। 8 इसके अंदर पॉइंट है जो कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण आखिर क्या है? प्रक्षेपण एक ऐसा अचेत मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने दोस्त के दूसरे तथा थोप कर अपने मानसिक संघर्ष को कम करता है। प्रायः देखा गया है कि जो छात्र परीक्षा में खराब अंक लाते हैं तो वो कहते हैं टीचर ने मेरा नंबर काट लिया। ये हुआ प्रक्षेपण, मतलब खुद को दोषी ना ठहराकर दूसरे को दोषी ठहराना, वो प्रक्षेपण हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि क्या है? दमन। इस प्रक्रिया में व्यक्ति दो अभिप्रेरकों के बीच हुए संघर्ष का समाधान उसमें से किसी एक अभिप्रेरक के अज्ञात रूप से हटाकर करता है। जब एक अभिप्रेरक अचेतन मन में चला जाता है तो व्यक्ति के स्वभावतः उसका ज्ञान नहीं रह जाता है और संघर्ष का समाधान हो जाता है। मान लिया जाए, एक उदाहरण ले लेते। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी साली उसकी पत्नी से अधिक सुंदर है। सुंदरता को देखकर उस व्यक्ति ने साली के प्रति काम भी भावना जगाता है और इस वजह से जो नैतिकता का ख्याल आ जाता है तो उसके जो कामों की इच्छाओं का दमन करके रखता है या करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दमन। कोई ऐसी इच्छा होती है जो कि हम लोग नैतिकता रूप से उसे नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग उस चीज़ को दमन कर लेते हैं, उसे हम लोग दबा लेते हैं, मतलब दमन करना, दब जाना। अब आते हैं क्षतिपूर्ति।
एक उदाहरण ले लेते क्षतिपूर्ति। जो छात्र वर्ग वर्ग मतलब कक्षा में पढ़ने में कमज़ोर होता है, खेल के मैदान में लगन से खेल खेलता है, यदि एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करता है और तो उसमें हीनता या भाव से उत्पन्न संघर्ष अपने आप की समापन हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि नेत्रहीन छात्र पढ़ने में तेज हुआ करते हैं। नेत्रहीन के कारण उत्पन्न हीनता के भाव को छिपने की कर्म में वह एक तेजी विद्यार्थी बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि चौथा पॉइंट है, युक्तिकरण। इसको देखेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है कि यह कहा जाता है कि युक्तिकरण की क्रिया मशहूर कहावत अंगूर खट्टे हैं पर आधारित है। उदाहरण ले लेते हैं, यदि एक लड़का किसी ऐसी लड़की से प्रेम करना चाहता है जो उससे कुछ छूट नहीं देता है, तो अक्सर लड़का यही कहता है, चलो वह कोई खास सुंदर तो नहीं थी। इस तरह सोचने से उसके मानसिक संघर्ष कम हो जाता है। अतः युक्तिकरण में व्यक्ति आयुक्त संगत अभिप्रेरकों के एक युक्तिकरण रूप दे देता है और तब उससे उत्पन्न संघर्ष का समाधान अपने आप हो जाता है ये युक्तिकरण में। अब आते पांचवा पॉइंट है प्रतिक्रिया निर्माण। इसके अंतर्गत जो अवांछनीय अभिप्रेरक होता है उसका प्रतिक्रिया निर्माण के बारे में हम लोग देखेंगे। इस प्रक्रिया में जो अवांछनीय अभिप्रेरक होता है उसका पहले दमन हो जाता है और फिर उसका उल्टा व्यक्ति चेतन रूप से अनैतिक, अतः इसके मन में संघर्ष उत्पन्न होगा, जब जिसका समाधान प्रतिक्रिया निर्माण द्वारा इस प्रकार होगा। पहले ही इस अवांछनीय अभिप्रेरक का दमन होगा और फिर इसके ठीक विपरीत बात भाई बहन के प्रति बोलना प्रारंभ कर देगा और वह यह कि हम नहीं बल्कि वही मुझसे घृणा करता है। इस तरह के भाई के मन में हुए अभिप्रेरकों के संघर्ष का समाधान हो जाएगा। अब आते रूपांतरण। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक छात्र तथा जिसे हस्तमैथुन करने की बुरी आदत पड़ गई थी, अनैतिक कार्य होने के कारण उसके मन में संघर्ष होता था कि क्योंकि वह सोचता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु आदत के कारण वह इसे अक्सर करता था। अंत में उसके हाथ में लकवा का रोग अपने आप हो गया और उसे संघर्ष का समाधान भी हो गया। इससे संघर्ष का समाधान भी हो गया क्योंकि हाथ गतिहीन हो जाने के कारण वह हस्तमैथुन नहीं कर सकता था। अनेकों और भी उदाहरण है जिसमें व्यक्ति अपना संघर्ष का समाधान कोई ना कोई लक्षण या कोई ना कोई रूप में सहारा लेता है या उसके अनुसार वह उस कार्य को करने में समाधान पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जो कि क्या है, विस्थापन। 7 पॉइंट है। इसमें कहा गया विस्थापन में व्यक्ति अभिप्रेरक के संघर्ष का समाधान अपने से मजबूत, खतरनाक तथा डराने वाले वस्तुओं का एक व्यक्तियों की ओर से ध्यान हटाकर कम खतरनाक तथा अपने से कमजोर वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर देख कर करता है। जो किसी छात्र के वर्ग एक छात्र द्वारा डांट पड़ती है तो इससे मन में उत्पन्न संघर्ष का समाधान उस समय होता है जब वही छात्र घर पहुंचने पर अपने छोटे भाई या बहन या नौकर पर छोटी भाई बहन पर निकालता है। तो ऐसे करने को क्या कहते हैं, तो विस्थापन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट, किसका है, अभिप्रेरक के संघर्ष का समाधान के अंतर्गत ये अंतिम पॉइंट है, उद्दीतीकरण। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है परंतु लड़की नहीं करती, फलतः लड़का अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। संभवतः है कि वह लड़का उस लड़की के अंग प्रत्यंग का चित्र बारीकी से बनाकर शुरू कर देता और अंततः अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता। धीरे धीरे ऐसे ही संभव है कि वह लड़का एक अच्छी चित्रकार बन जाएगा और समाज में उसके चित्रकार होने के नाते काफ़ी प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इस उदाहरण के अनुसार उद्दीतीकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम लोग आज अभिप्रेरकों के संघर्ष का समाधान को हम लोग देखेंगे। समाधान कितने थे, 2 थे। संघर्षों का चेतन समाधान और संघर्षों का अचेतन समाधान। उसके अंतर्गत चेतन के अंतर्गत 3 पॉइंट थे और अचेतन के अंतर्गत 8 पॉइंट थे। इसी प्रकार से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।